नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस अंक में आपके सामने एक ऐसे विषय पर गहन चर्चा करना चाहेंगे। हाल के दिनों में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतना करारी हार हो सकती है। और इस हार के बाद कांग्रेस में जो समीक्षा बैठक हुआ, जो उसमें चिंतन और मंथन का काम हुआ, उस आधार पर निश्चित रूप से अब कांग्रेस जो है वो एक नए रूप में एक नए राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है। वो अब गठबंधन की राजनीति से अपने को बाहर करना चाह रही है। आगे बंगाल का चुनाव होना है, बंगाल सहित 5 राज्यों का चुनाव है, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज हम पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की नीति में क्या कुछ परिवर्तन आगे राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाला है। बिहार में जो कुछ होना था वो तो हो गया, कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी, करारी हार हुई है। लेकिन आगे इस चिंतन से कांग्रेस की नीति में क्या बदलाव होगा और राष्ट्रीय संदर्भ में उसका क्या महत्व परिलक्षित होगा, हम जानना चाहेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। निश्चित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और उसको देखिए, एक दो तीन चीज है। कांग्रेस एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंची है अभी जहां पर कांग्रेस के लिए 2 रास्ता है। एक है शॉर्ट टर्म गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, कहा जाता है कि शेयर मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब, ठीक है, तो ये रिस्की होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 तरह के पोर्टफोलियो चुनना पड़ता है। एक चाहते हैं आपकी शॉर्ट टर्म में अगर आपको 6 महीने के अंदर कोई जरूरत है तो उसके लिए इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा लॉन्ग टर्म, बेटी की शादी के लिए कीजिए, आप 5 साल के बाद की आवश्यकता के लिए कीजिए, घर बनाने के लिए कीजिए। तो जिस परिस्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है, ठीक है, बिहार में देखिए पिछली बार 19 विधायक थे बिहार में, इस बार 6 पर आके अटक गया है। ठीक है, कांग्रेस मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका पूरे देश में एक छत्र राज हुआ करता था, आज आने वाले जिन महीनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, देखिए वहां पर क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल में 0 विधायक है कांग्रेस के, असम में सीधी लड़ाई में है बीजेपी के साथ, कोई 2 मत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस निर्भर है वहां के क्षेत्रीय दल पर। ठीक है, केरल में कांग्रेस इस बार वापसी कर सकती है, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 10 वर्षों से, और ये 10 वर्ष से पहली बार रहा है, नहीं तो हर बार 5 साल पर सत्ता बदलती थी। लेकिन पिछली बार कांग्रेस वहां सत्ता परिवर्तन में समर्थ नहीं रही, सक्षम नहीं रही। आज कर्नाटक में हंगामा मचा है कांग्रेस में। ठीक है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। हरियाणा चुनाव, विधानसभा चुनाव जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। बिहार में भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन सही समय पर सही फैसला नहीं लेने के कारण बिहार में भी चुनाव कांग्रेस हार गई। अब समझिए क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अंतर। कांग्रेस को देखना होगा, जैसा कांग्रेस ने एक फैसला किया, ये तो मेरे अनुमान के अनुसार है कि कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब बिहार में हम अपने बलबूते पर अपना रास्ता तैयार करेंगे। आरजेडी से लगभग गठबंधन तोड़ने का फैसला जो है इनका हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का विगत 3 दिन से लगातार समीक्षा बैठक चल रही है उसके दौरान। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि मुंबई बीएमसी का चुनाव कांग्रेस गठबंधन में नहीं लड़ेगी। यह परिवर्तन मैं दिखा रहा हूं। बिहार में गठबंधन से अलग होने का फैसला, महाराष्ट्र में यह फैसला ले लेना कि हम वहां शिवसेना और राज ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, यह फैसला। तीसरा, अब बंगाल में क्या फैसला लेती है कांग्रेस पार्टी, यह देखना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के लिए एकमात्र रास्ता है बंगाल। ममता बनर्जी तो कांग्रेस को गठबंधन में रही। 2011 में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ी। कांग्रेस के 42 विधायक जीत कर आए और ममता बनर्जी 2 साल के अंदर में सबको खा गई, मतलब सबको अपनी पार्टी में शामिल करा ली कांग्रेस। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस हो गई 0 और जो विपक्ष का पोजीशन था वो बीजेपी के पास चला गया। मतलब कांग्रेस अब वहां जो दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी वो अब 4थे, 5वें, 6ठे नंबर, मतलब पोजीशन नहीं है, 0 पर। पश्चिम बंगाल में एकदम कांग्रेस जो है वो एकदम निचले स्तर, एकदम 0, 3% वोट बच गया उसके पास। क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि कांग्रेस का पूरा वोट चला गया ममता बनर्जी के पास।
बिहार में कांग्रेस का वोट चला गया आरजेडी के पास, मुसलमान दलित सब के सब चले गए। हाँ, थोड़ा सवर्ण गया बीजेपी के पास, लेकिन सवर्ण का संख्या कितना है? मुख्य दलित मुसलमान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट कहां गया? अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के पास। महाराष्ट्र में, अब देखिए महाराष्ट्र में जब नहीं, बिहार में कुछ सवर्ण का वोट कांग्रेस को गया है। हाँ, इस बार गया है। अब इसलिए गया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है अलग कुछ करने का प्रयास करते हुए दिखे हैं, उस कारण से गया है। और महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो गठबंधन कांग्रेस का है वो अनैतिक गठबंधन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए मुसलमान मतदाता को मुंबई में 20% मुसलमान है और 10% लगभग दक्षिण भारतीय है। अगर कांग्रेस गठबंधन में रहती है शिवसेना के साथ तो ये 20 और 10, 20% मुसलमान और 10% जो दक्षिण भारतीय हैं और 10% लगभग उत्तर भारतीय, ये 40% वोट तो शिवसेना और राज ठाकरे के कारण कांग्रेस को नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस को फायदा कहां है गठबंधन से? तो जो हाल आज बिहार में हो गई है कांग्रेस की, जो हाल बंगाल में हो गया है, वही हाल अगर गठबंधन की राजनीति कांग्रेस करती रहेगी तो महाराष्ट्र में भी हो जाएगा कि 10 साल के बाद कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक ही उपाय है कि कांग्रेस पार्टी, सबसे पहला काम है कि उसको अपने पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दल कभी भी कांग्रेस की मदद नहीं करेगा। आज देखिए, क्षेत्रीय दल अगर मजबूत होता है तो राहुल गांधी कमजोर कैसे होते हैं? देखिए आप, अरविंद केजरीवाल 2013 में 28 विधायक जीते थे, कांग्रेस के 8 एमएलए थे। कांग्रेस के 8 एमएलए के सहयोग से अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 28 से 67 तक पहुंच गए। कांग्रेस के बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेस वोट बैंक पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल की तरफ कर गया। ममता बनर्जी में भी वही हुआ। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का जितना वोट बैंक था सबका सब ममता बनर्जी में। तो जब कांग्रेस बचेगी ही नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी का मुकाबला दिल्ली में कौन करेगा? ममता बनर्जी कैसे करेगी? वो तो कहीं बिक जाएगी, चल जाएगी। प्रदीप जी, ये निर्णय जो कांग्रेस करने जा रही है कि वह हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, गठबंधन की राजनीति से बाहर निकलने का, ये देर से किया हुआ प्रयास नहीं लगता है आपको? राहुल गांधी जी इतने वर्षों से राजनीतिक अनुभव ही ले रहे थे, उनमें परिपक्वता नहीं आई। इतना देर से अगर निर्णय किया जाता है कि हम क्षेत्रीय दलों को छोड़ करके अपना वजूद खड़ा करेंगे, आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई कि उसको अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आपका कहना सही है। देखिए, कांग्रेस में दिक्कत क्या हुई है कि 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में रही है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया टाइटल इसका कि कांग्रेस फिर निर्णायक मोड़ पर, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब तक कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में रही है। किस साइड जाएं कांग्रेस को पता नहीं होता है और हर बार राहुल गांधी अपने गलत सलाहकारों के कहने पर गलत फैसला करते हैं। आप याद कीजिए, मैं बताऊं, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक है, जो कांग्रेस, सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे ए के एंटोनी। ए के एंटोनी का रिपोर्ट क्या था? ए के एंटोनी का रिपोर्ट था कि कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव में भारी पराजय हुई, कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिली है, इसलिए कि कांग्रेस पूरे देश भर में हिंदू विरोधी दिखी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी जहां जहां जा रहे थे तो केवल मंदिर जा रहे थे। ठीक है, और हर मंदिर में जाकर जो है नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे थे उन्हीं का नकल कर रहे थे, हिंदू दिखने का प्रयास कर। हाँ, मतलब देखिए, ये सब चूंकि जनता क्या है ना, समझती है, जनता जानती है। ठीक है, आप जो हैं वही दिखिए, उसी पर आपको वोट मिलेगा। ठीक है, आप अगर, हाँ भाई, अब भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप नाटक करते रहेंगे और जनता जो है मूक दर्शक बनी रहेगी, उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल गया है। वही बात मैं बता रहा हूं कि देखिए, जैसे आप जो हैं, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, जो राजीव गांधी की कांग्रेस है, उसको वही बना के रखिए आप। फिर से पुराने रास्ते पर लौटना ही होगा। जीत हार खेल का अंग है, राजनीति का अंग है। इस देश को आवश्यकता है निशित जी एक मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की। आज तो लग रहा है कि विकल्प ही विपक्ष ही नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य यही है देश का कि जब कांग्रेस एक छत्र शासन किया करती थी तो कांग्रेस के बराबर की कोई दूसरी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं थी। आज जब बीजेपी मजबूत हुई है तो कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये दुर्भाग्य है।
जबकि वास्तव में भारत में अच्छे बने लोकतंत्र के मजबूती के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि भारत में कम से कम 2 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल एक दूसरे को हर मोर्चे पर चुनौती देते हुए और सलाह देते हुए दिखना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये तो एकदम से आवश्यक है सबसे बड़ा चीज सफल है। लोकतंत्र के लिए। चेक और एंड बैलेंस मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। चाहे सत्ता में कांग्रेस रहे तो बीजेपी भी रहनी चाहिए मजबूत, और बीजेपी सत्ता में हो तो कांग्रेस मजबूत, तब ये देश सबसे बेहतर आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसीलिए राहुल गांधी को जो होता है ना कि नकल करना, और ये गलत सलाहकार, इतने सलाहकार कांग्रेस में सलाहकार भरे पड़ रहे हैं। ठीक है, और सब सलाहकार जानते हैं कहां का है? सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला है। ठीक है, जिसने भारत के आम जनता की गरीबी को, दुख को, तकलीफ को, अब मान लीजिए राहुल गांधी का सलाहकार कभी कपिल सिब्बल होगा, कभी मणिशंकर अय्यर होगा, कभी सैम पित्रोदा होगा। ये सब जितना हार्वर्ड और कैम्ब्रिज वाला है ना, इस सब का सब कांग्रेस का नाश किया है। राजीव गांधी के समय में भी नाश होना शुरू हुआ तो ये मणिशंकर अय्यर जैसा आदमी नाश किया है। ठीक है, हाँ, मणिशंकर अय्यर जी का उस समय एक बयान बहुत नहीं, चर्चा में आया। अरे कांग्रेस से जो मंडल आयोग का विरोध करवाया राजीव गांधी से, मणिशंकर अय्यर ने करवाया। अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने का कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर विरोध नहीं किया होता, राजीव गांधी ने संसद में विरोध नहीं किया होता, तो आज कांग्रेस इतनी बुरी दशा में नहीं रहती। बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बर्बादी का कारण मणिशंकर अय्यर था, जो राजीव गांधी से विरोध करवाया। ठीक है, तो आज आपको क्या लगता है प्रदीप नहीं, जी, कि सुनिए, राहुल गांधी आप जी इन आगे बढ़ रहे हैं। सलाहकार से बाहर निकलने को तैयार हैं क्या? अब सीख रहे हैं, अब लग रहा है जैसे अब उनका लग सीखने रहा का उम्र है। कांग्रेस का नहीं, क्या होगा नहीं, भविष्य? सीखने का उम्र हरदम रहता है, और देश की कोई उम्र नहीं है, वैसे ही राजनीतिक दल का कोई उम्र नहीं है। हमारी आपकी एक उम्र हो सकती है, निश्चित है। ठीक है, हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे, भारत रहेगा, भारत को रहना चाहिए, भारत की मजबूती इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई राहुल गांधी महत्व नहीं है, महत्व इस देश का है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए, बीजेपी मजबूत रहनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, और कांग्रेस भी सही रास्ते पर चलनी चाहिए, बीजेपी भी सही रास्ते पर चलना चाहिए। कल को कांग्रेस का नाम बदल सकता है, बीजेपी का नाम बदल सकता है, लेकिन इस देश विचारधारा, हाँ, इस देश को 2 मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है, जो केवल और केवल देश हित के बारे में सोचे। ठीक है, हम तो यही जानते हैं, और राष्ट्रीय दल केवल यही 2 हैं, यही 2 हैं, बाकी इसीलिए तो सब क्षेत्रीय दल। हाँ, इसीलिए इन दोनों का नाम ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा चीज है। तो दूसरा, उसके बाद क्या हुआ, जब राहुल गांधी का वो मिशन फेल कर गया, मिशन हिंदू बनना फेल कर गया, तो फिर राहुल गांधी ने कट्टर एक तरह से एंटी हिंदू बनने का फिर प्रयास किया। ठीक है, आ गए वो कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में आ गए, हर चीज पर उल्टा पुल्टा बयानबाजी। ठीक है, मुस्लिम वोट बैंक साधने का फिर से कई चीजें अलग उलूल जुलूल बयानबाजी। ठीक है, जिसका कोई मकसद नहीं है। देखिए, आप सीधा है, कांग्रेस कब मजबूत थी? जब हर पंचायत में कांग्रेस के 5 कार्यकर्ता हुआ करते थे। आज बीजेपी मजबूत तब हुई है जब बीजेपी के हर पंचायत में, हर बूथ पर 5 वर्कर है बीजेपी के पास। तो प्राइमरी चीज क्या है? किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। संगठन तो मजबूत होना आज चाहिए। सबसे पहला काम राहुल गांधी के लिए चुनौती है कि हर राज्य में जब वो बात करते हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो चुनाव अकेले लड़ने का सामर्थ्य पैदा करें पहले, और सामर्थ्य पैदा होगा कार्यकर्ताओं के बल पे। हर बूथ पर क्या आपके पास 5 यूथ है या नहीं है? अगर कार्यकर्ताओं में जान फूंकना होगा, उनका मनोबल ऊंचा करना और पड़ेगा, तभी होगा। दूसरा मुद्दे देखिए, भारत की जनता मैच्योर्ड है। आप हवाबाजी में मुद्दा, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात को भी आप बताइए ना, आप 2 करोड़ सरकारी नौकरी नरेंद्र मोदी बोले थे, 2 करोड़ नौकरी बोले थे ना 2014 में। हाँ, बोले थे, कहाँ गया वो नौकरी? सवाल ही नहीं उठता है। वही बात बता रहा हूं, तो जनता को भी पता है। देखिए, नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में भी तेजस्वी यादव जी ने जो कहा कि हर एक घर से एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये तो जनता समझ रही थी, समझ रही है, ये सब नाटक चलेगा, समझ रही है। जनता को ये पता रहता है कि कौन बात पूरा होगा, कौन बात पूरा नहीं होगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं 2014, 2019, 2024 में जितना भी सीट मिला है बीजेपी को, सबसे बड़ा कारण रहा है नरेंद्र मोदी की हिंदुवादी नेता की छवि। निश्चित रूप से। ठीक है, इसके उन्होंने अपना वादा पूरा किया, 370 धारा छोड़िए, खत्म वो सब किया, अलग राम विषय। जन्मभूमि, उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया, और इसलिए हिंदुत्ववादी छवि जो उनकी थी वो आज भी बरकरार है। वही बात हम कह रहे हैं, मोटे तौर पे हम यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है, नरेंद्र मोदी को हिंदूवादी छवि का फायदा मिलता है।
ठीक है। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि जितने भी मुद्दे विपक्ष की तरफ से इस तरीके से उठाए जाते हैं, हर मुद्दे को बीजेपी क्या करती है, उस एक ही गोल पोस्ट में डाल देती है। ठीक है, सवाल कहीं होगा, जवाब लेके दे के आ जाएगा हिंदुत्व पर। ठीक है, तो इसमें गलती विपक्ष से भी होती है। और उसमें भी गलती कहां होती है, देखिए अब है क्या कि सत्ता पक्ष की बात, मोदी की बात, अमित शाह की बात आम मतदाता तक पहुंच जाता है, कैसे, कार्यकर्ता के माध्यम से। लेकिन अब कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया है, संगठन कमजोर। ठीक है, जब याद कीजिए जब कांग्रेस के पास संगठन हुआ करता था तो इंदिरा गांधी की बात गांव-गांव तक पहुंचती थी। और वाजपेयी कितने बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी वाजपेयी की बात गांव-गांव तो नहीं पहुंचता था। क्यों? इसलिए कि बीजेपी के पास संगठन नहीं था उन दिनों। ठीक है, तो आज सबसे पहली आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि लॉन्ग टर्म राजनीति करना है। 4 साल तक बिहार में कोई चुनाव नहीं है, राज्यों का चुनाव होना है, अलग अलग राज्यों में परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस का एकमात्र काम होना चाहिए कि पहले अपने संगठन का विस्तार करे, संगठन को मजबूत करे। हर बूथ पर 5 यूथ कम से कम चाहिए, उसके बाद ही आपकी नीति कितनी भी अच्छी होगी, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी होगी, वो बात मतदाताओं तक तभी पहुंचेगी जब आपके पास कार्यकर्ता होंगे। बूथ पर कौन ले जाएगा वोटर को? राहुल गांधी तो नहीं ले जाएंगे। एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ता है, हर विधानसभा सीट में कम से कम 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक मतदाता होते हैं। लोकसभा चुनाव में 6 लाख से लेकर 40 लाख तक मतदाता वाला लोकसभा सीट है देश में। ठीक है, अब बताइए कि वहां पर किसी उम्मीदवार की क्षमता है कि वो हर वोटर को बूथ पर ले जाए? आपके समर्थक हैं लेकिन वो वोट नहीं डालेंगे आप। वोट में तो वोट मोबिलाइज कौन करता है? कार्यकर्ता करता है। तो आपके पास संगठन नहीं होगा, आपके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, तो आपकी विचार लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये संकट है असली कांग्रेस पार्टी के पास। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस तीसरा चौथा एक और बात है, कांग्रेस को छत्रप नेता, टॉप में राहुल गांधी है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन छत्रप है क्या? अलग अलग राज्यों में ऐसे चेहरों को लेकर आना होगा बाहर कांग्रेस पार्टी को जो मेहनती हो। अब देखिए आज बीजेपी के पास क्या स्थिति है, बीजेपी क्यों केवल मोदी के नाम पर नहीं जीतती है चुनाव? मोदी के साथ साथ बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ, ठीक है, दक्षिण भारत में देख लिए कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश बीजेपी वहां उभार ले रही है, अभी स्थानीय नेतृत्व है। लेकिन पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, पश्चिम भारत में देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा पूर्वी भारत में देख ली। ये सब ऐसे नेता हैं जो एक राज्य नहीं बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 राज्य में प्रभाव डालते हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार में जब चुनाव प्रचार करते हैं तो वहां भी असर पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में असर डालते हैं। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा 7 सिस्टर्स बंगाल में असर है हेमंत बिश्व शर्मा का। क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा है जिसका राहुल गांधी के अलावे और कोई किसी राज्य में कोई असर पड़ता हो? यह सवाल सबसे बड़ा है। हमको तो लगता है प्रदीप जी की पिछले जो है 2 दशक से तो कांग्रेस में कोई नेता ही, एक तरह से लीडरशिप जो है वो पैदा ही नहीं हो। नहीं, पैदा होगा लेकिन उसको जगह नहीं मिला ना। अब जैसे देखिए सचिन पायलट, ठीक है, आप सचिन पायलट को राजस्थान में आगे बढ़ाने के बदले आप देवेंद्र फडणवीस से तुलना किसका करेंगे? आप योगी आदित्यनाथ से किसकी तुलना करेंगे? आप हेमंत बिश्व शर्मा से आप अशोक गहलोत की तुलना करेंगे या सचिन पायलट की तुलना करेंगे? किससे करेंगे मुकाबला होगा बताइए? जब बीजेपी लेकर आ गई है 50 के आसपास के नेताओं को मैदान में, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरों को, प्रमोद सावंत है गोवा वाला, मानिक साहा त्रिपुरा का, युवा नेतृत्व को उभारने का। कांग्रेस किसको बना रही है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत को, सिद्धारमैया को। माने आपके पास सचिन पायलट है, आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, आपके पास जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में थे, आप हेमंत बिश्व शर्मा आपके ही थे, लेकिन क्या आपने आगे बढ़ाया? नहीं। आपने पश्चिम बंगाल में प्रदीप भट्टाचार्य को आगे बढ़ाने के बदले में आपने किसको बढ़ाया आगे? आपने बढ़ाया अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है, और जब अधीर रंजन चौधरी यंग थे, जवान थे, तब आपने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, जब अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी का मुकाबला कर सकते थे तो आपने पहले उन्हें बूढ़ा बनाया, फिर बूढ़ा बनाकर बूढ़ा तोता बना के उसको मैदान में उतार दिया। राहुल जी भी उसी डायरेक्शन में है लगता है प्रदीप तो, जी। नहीं, जो भी है अब देखिए, देखना पड़ेगा। लेकिन आपका चेहरा क्या है? देखिए बीजेपी का तमिलनाडु में चेहरा है अन्नामलाई,
ठीक है, वहां बीजेपी भी माने क्षत्रिय दल के सारे राजनीति कर रही है। कांग्रेस का चेहरा कौन है? सवाल ये उठ रहा है ना। आप कर्नाटका में देखिए, बीजेपी के पास तेजस्वी सूर्या है, नया चेहरा, यंग चेहरा है तेजस्वी सूर्या। कांग्रेस के पास वैसा चेहरा कौन है? काफी नहीं, सुनिए तो, नहीं कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास कौन आ रहा है? तो आ रहा है डीके शिव कुमार का भाई, वहां आ रहा है सिद्धारमैया का बेटा, वहां आ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा। और बीजेपी कहां से निकाल रही है नेता? जमीन से जुड़े हुए नेता को तरजीह दे। तो ये अंतर है। ठीक है, आप लगे हुए हैं वैभव गहलोत को राजस्थान का नेता बनाने के चक्कर में लगे हुए। वहां आपके पास सचिन पायलट है, तो सचिन पायलट के होते हुए जब आप थोप देंगे, आपके पास मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी था, आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया था, और आप बना दिए मुख्यमंत्री किसको? कमलनाथ को, 80 साल के बुजुर्ग को। ठीक है, तो आप कैसे शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव का मुकाबला कीजिएगा आप? ठीक है, राजस्थान में बीजेपी बना रही है भंवर की भजन लाल शर्मा को। नहीं, कांग्रेस को तो गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा। हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में भी कांग्रेस की रणनीति क्या थी? कांग्रेस हरियाणा में भी इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चली, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया नायब सिंह सैनी ने। ठीक है, तो आप जीती हुई बाजी हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? ये बात जब तक कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी, राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं है। और यह समझना पड़ेगा आज के दौर में कि आपका भविष्य क्या है, कहां है। आप अगर पिछलग्गू बने रहेंगे तेजस्वी यादव के, आप पिछलग्गू बन के रहेंगे अखिलेश यादव के, आप पिछलग्गू बन के रहेंगे ममता बनर्जी के, आप पिछलग्गू बन के रहेंगे हेमंत सोरेन का, आप पिछलग्गू बन के रहेंगे एमके स्टालिन का, आप पिछलग्गू बनेंगे उद्धव ठाकरे का, आप पिछलग्गू बनेंगे सुप्रिया सुले का, तो पिछलग्गू ना रहिएगा आप। तो आप प्रधानमंत्री बनने देगी ममता बनर्जी आपको? पिछला बार क्या हुआ? इंडिया अलायंस का अंतिम बैठक जो दिल्ली में था, क्या कहा ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने? सेटिंग कर लिया कि राहुल गांधी को पीएम नहीं बनने देना है। हाँ, इसको खेल खराब किया। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से भगवाने वाला कौन था? ममता बनर्जी थी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों मिलके जो है नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया, इंडिया अलायंस से भगवा दिया। वहीं से जो है पासा पलट गया, वहीं से पासा पलटा। ठीक है, तो जब तक ये भस्मासुर सब राहुल गांधी को दिखेगा नहीं कि कौन भस्मासुर। देखिए, भस्मासुर को श्राप क्या मिला था मालूम है ना, कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो खत्म। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय दल वही भस्मासुर हैं कि जिसके हाथ सर पर। अब आप कहिए कि बीजेपी क्या करती है क्षेत्रीय दलों के साथ? बीजेपी उपयोग करती है भैया। मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्षेत्रीय दलों के साथ क्या करती है। अब आप बता रहे हैं, आपको उदाहरण तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी को और क्या करना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि हम जो है मैंने कुछ अलग कहने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने थोड़ा सा ताव दिखाया। ठीक है, ताव दिखाया क्या? उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, वादा हुआ था 2.5 साल का। अमित शाह ने कहा कि ऐसा कोई वादे नहीं हुआ था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, तब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, सरकार बना लेंगे कांग्रेस के साथ। बना लिया कांग्रेस का सरकार। क्या हुआ? बीजेपी ने उनके उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित कर दिया। साबित कर दिया क्या? कि बाला साहब ठाकरे के ही राजनीतिक वारिस नहीं है। बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक वारिस कौन है? एकनाथ शिंदे। तो पहले एकनाथ शिंदे को आगे करके बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया, और जब उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए तो फिर एकनाथ शिंदे को भी अब तोड़ रहा है बीजेपी, तोड़ रही है ना। ठीक है, तो मैंने अब अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हुए भी कोई क्षेत्रीय दल, कोई जातिवादी दल अगर आपका उपयोग कर ले, तो राहुल गांधी की ये एक तरह से क्या कहना चाहिए इसको, असफलता है। राहुल गांधी की असफलता है कि आपको एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को, देश की सबसे पुरानी पार्टी को कोई क्षेत्रीय दल अगर यूज कर ले, यूज एंड थ्रो। बिहार में क्या हुआ? कांग्रेस के 12 सीट पर जो है आरजेडी और सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कहा क्या? फ्रेंडली फाइट। अरे यार, फ्रेंडली फाइट सब सीट हार गए। ठीक है, मैसेज कितना खराब गया है। ठीक, तो आप जब तक भीख मांगते रहिएगा क्षेत्रीय दलों के पास, तो क्षेत्रीय दल का पिछलग्गू हुए आप। तो इसीलिए कांग्रेस को शुड बिहेव लाइक अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी को व्यवहार करना होगा। जिस तरीके से बिहार चुनाव को भले ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान सब लोग थे एनडीए में, लेकिन लीड कौन कर रहा था?
लीड कर रहा था बीजेपी, लीड कर रही थी बीजेपी, लीड कर रहा था अमित शाह। कांग्रेस को लीड करना सीखना होगा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के रहमो करम पर, अखिलेश यादव के रहमो करम पर, ममता बनर्जी के रहमो करम पर राजनीति करेंगे तो कांग्रेस का कभी भी भला नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये एक निर्णायक मोड़ है जहां पर कांग्रेस आर या पार। अगर आज भी गठबंधन राजनीति का मोह नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस आने वाले दिन में और कमजोर होती जाएगी। और एक बार अगर चुनौती ले लो, भले एक चुनाव हार जाएंगे, हम हार जाएंगे 2029, वैसे भी कौन जीत रहे हैं भाई? वैसे भी क्या बिहार में अगर अकेले लड़ लिए रहते तो क्या आप कितना नुकसान होता? 6 के बदले 5 मिलता या 8 भी मिल सकता था। इससे बुरा परिणाम आता क्या? हमको तो लगता है कि आज के चर्चा से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कुछ सबक लेना चाहिए। जितनी सार्थक बातें आपने कही हैं, निश्चित रूप से प्रदीप जी, कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति पर लौटना होगा, कांग्रेस को संघर्ष की राजनीति करनी होगी, कांग्रेस को जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना पड़ेगा। एक और चीज निश्चित जी, ठीक है, एक और चीज ये बता देते हैं। कांग्रेस की पहचान रही है देश में मध्यमार्गी राजनीतिक दल का, ठीक है। कांग्रेस कभी भी अतिवादी नहीं रही। आजादी के बाद की जो कांग्रेस है, आजादी से पहले की कांग्रेस अलग थी, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन थी। आजादी के बाद की जो कांग्रेस है, जो राजनीतिक दल के रूप में है, ये मध्य मार्ग का अनुसरण करती रही, ठीक है। मतलब कभी भी अतिवाद नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है। सबको मिला के चलने की आज वही नीति पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, सबका साथ लेकर जो है। तो कांग्रेस की जो नीति थी वो आज बीजेपी ने अडॉप्ट कर ली। कांग्रेस के सामने आज संकट हो गया। नहीं, बीजेपी वो नीति नहीं अपना सकती है, क्योंकि बीजेपी तो खुलेआम कहती है कि ये 14% मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो खुलेआम नहीं कहती है, खुलेआम है। बीजेपी को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी कहती है। कांग्रेस को सर्वसमावेशी राजनीति करना होगा। कांग्रेस के अस्तित्व के लिए और देश के भविष्य के लिए यह अनिवार्य तत्व है कि कांग्रेस सर्वसमावेशी, सबको लेकर चलने वाला राजनीतिक दल था कांग्रेस देश में। जो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी रही, इंदिरा गांधी की पार्टी रही, राजीव गांधी की पार्टी रही, उसी रास्ते से कांग्रेस का कल्याण होना है। दूसरा कोई रास्ता, कांग्रेस अगर अपना रास्ता बदलेगी तो वो रास्ता कभी भी सबको साथ लेकर चलना, यह कांग्रेस की नीति रही है। उसी रास्ते पर राहुल गांधी को चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी का अनुकरण तो नहीं है करना चाहिए कभी भी, ठीक है। आज के लिए चलिए, आज के चर्चा में कांग्रेस के लिए भी शायद ये सबक होगा। शीर्ष नेतृत्व अगर इस चर्चा से थोड़ा लाभान्वित हो सकते हैं, कांग्रेस को निश्चित रूप से हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और ये गठबंधन की राजनीति से जब तक बाहर नहीं निकलेगी, अपने दम पर जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी, फिर से कांग्रेस के पुराने दिन लौटने वाले नहीं है। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।